हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अगस्त मंथ की क्रॉनिकल समसामयिकी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, इसके 3 वीडियोस आ गई हैं। आज हम 4th वीडियो बना रहे हैं इसकी, और ये 4th वीडियो में जो एरिया कवर होने जा रहा है वो है साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, रिपोर्ट, रैंकिंग एट्सेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, कुंडुकुलम परमाणु संयंत्र की इकाई 5 में रिएक्टर वेसल स्थापित। 20 मई 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB जो है से उपकरण निर्माण मंजूरी मिलने के बाद इन्होंने क्या किया है, 20 मई 2026 को उपकरण निर्माण मंजूरी दे दी है। इसे मिलने के बाद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPICL ने तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में इनकी कौन सी परियोजना चल रही है, कुंडुकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना, उसकी इकाई 5 में, कौन सी इकाई में, इकाई 5 में रिएक्टर प्रेशर वेसल की स्थापना पूरी कर ली है। अब ये जो परियोजना है इसकी क्षमता क्या है, इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये कहाँ पर है, तिरुनेलवेली जिला जो है उसमें स्थित है ये परियोजना। ये 1000 मेगावाट क्षमता की 6 इकाइयों में इसमें 1000 मेगावाट क्षमता की 6 इकाइयाँ शामिल है, और 5वीं इकाई में ये रिएक्टर प्रेशर वेसल जो है वो स्थापित किया गया है। और ये किस पर आधारित है, तो ये रशिया की VVER 1000 तकनीक जो है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, इस पर आधारित है। ठीक है। अब जो ये रिएक्टर प्रेशर वेसल है इसको स्थापित कैसे किया जाता है, तो इसको स्थापित करने के लिए ओपन टॉप इंस्टॉलेशन विधि का यूज करते हैं। ये कितने टन की है, 320 टन वजनी इस वेसल को ओपन टॉप इंस्टॉलेशन विधि के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इसमें जो कंटेनमेंट डोम है बनने से पहले भारी उपकरणों को क्रेन की मदद से रिएक्टर बिल्डिंग में उतारा जाता है। ठीक है। यह भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और रूस के साथ सहयोग का हिस्सा है, जिसके तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। अब ये रिएक्टर प्रेशर वेसल क्या होती है, तो यह एक परमाणु रिएक्टर की मुख्य दबाव सीमा होती है, जिसमें रिएक्टर कोर मौजूद होता है। और भी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, रिएक्टर कोर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रॉड्स हो गई, और कूलेंट पानी भी मौजूद रहता है इसमें। इसी नियंत्रित वातावरण के भीतर, यानी कि इस रिएक्टर प्रेशर वेसल के अंदर ही न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया घटित होती है। ये प्रक्रिया जब न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो बाद में जिससे बाद में बिजली बनाई जाएगी। ठीक है। अब भारत द्वारा मानव केंद्रित AI दृष्टिकोण की वकालत। 18 जून 2026 को भारत ने पेरिस में विवाटेक 2026 और G7 शिखर सम्मेलन में, कहाँ पे, एक तो ये पेरिस में, कहाँ वो, ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हुई हैं, विवटेक और G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुए हैं, पेरिस में हुए हैं। यहाँ पे 18 जून 2026 को भारत ने पेरिस में विवटेक 2026 और G7 शिखर सम्मेलन में सभी के लिए AI फॉर ऑल विजन के साथ एक समावेशी और मानव केंद्रित AI दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है। इसमें बस आपको मानव विजन के बारे में पता होना चाहिए कि ये मानव विजन क्या है। इसकी हिंदी में अगर फुल फॉर्म देखें तो M है नैतिक प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉरल एंड एथिकल सिस्टम। A से है जवाबदेह शासन, यानी कि अकाउंटेबल गवर्नेंस। N से है राष्ट्रीय संप्रभुता, यानी कि नेशनल सोवरेनिटी। सुलभ AI, यानी कि एक्सेसिबल इंक्लूसिव AI। और वैध प्रणालियों का निर्माण पर केंद्रित है। वैध प्रणाली से मतलब है इनका वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, ये ही इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपको पता होना चाहिए बस इसके बारे में। और इसमें बस ये पता होना चाहिए कि विवटेक 2026 और G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, पेरिस में हुआ है। वहाँ पे इन्होंने AI फॉर ऑल विजन बताया है भारत ने। ठीक है। इसके लिए मैंने सबको प्रेरित किया है। और मानव विजन की बात, और ये नियामक सैंडबॉक्स के बारे में रीड कर लेंगे एक बार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है, यह एक नियंत्रित और सुरक्षित परीक्षण वातावरण है जहां नए तकनीकी उत्पादों जैसे AI सिस्टम, फिनटेक का पर्यवेक्षण के तहत परीक्षण किया जाता है, ताकि वास्तविक दुनिया में उसको लागू होने से पहले संभावित जोखिमों का आकलन किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, 200 दिनों के मिशन के लिए लूनर लैंडर का विकास। 16 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि ISRO, और परमाणु ऊर्जा विभाग, यानी कि DAE के सहयोग से चंद्रमा पर लंबे समय तक काम करने वाला एक नया लूनर लैंडर विकसित कर रहा है। ठीक है। तो 16 जून 2026 की रिपोर्ट आई है, उसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि ISRO और परमाणु ऊर्जा विभाग DAE जो है, दोनों के सहयोग से चंद्रमा पर लंबे समय तक काम करने के लिए एक नया लूनर लैंडर विकसित किया जा रहा है।
ठीक है, अब इसकी अवधि कितनी होगी? तो इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य लैंडर के परिचालन जीवन को चंद्रयान 3 के 14 दिनों से बढ़ाकर 100 से 200 दिनों तक करना है। चंद्रयान 3 का कितना था? 14 दिन, तो उससे बढ़ाकर 100 से 200 दिन तक करना है। फिर तापीय सुरक्षा। चंद्र रातों के दौरान तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। इस भीषण ढंग से इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों को बचाने के लिए इसरो क्या कर रहा है? कृत्रिम हीटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित कर रहा है। तो इसरो एक आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम भी विकसित कर रहा है ताकि जो वहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे गिर जाता है चांद पर, उस चीज़ से बचा जा सके। अब ये जो परियोजना है ये भारत के स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है। ये जो भी आर्टिफिशियल, ये लूनर लैंडर सिस्टम और ये आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम जो है, ये सब किसका हिस्सा है? स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है, जिसके तहत 2035 तक राष्ट्रीय, अब इसमें ये जो योजना है इसके तहत 2035 तक क्या करना है इनको? राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना है। तो योजना याद रखनी है कि भारत का रोड मैप क्या है। स्पेस विजन 2047 के अंदर भारत ने क्या टारगेट बनाया कि 2035 तक एक तो वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेंगे। लूनर नाइट क्या होती है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, उसके ना होने के कारण तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है। चंद्रमा का एक दिन और एक रात पृथ्वी के लगभग 14-14 दिनों के बराबर होता है। अत्यधिक ठंडी चंद्र रातें और सौर ऊर्जा पर निर्भर उपकरणों को पूरी तरह निष्क्रिय कर देती है। जो अत्यधिक ठंडी चंद्र रातें हैं सौर ऊर्जा पर निर्भर उपकरण, जो भी वहाँ पर सौर ऊर्जा पर निर्भर उपकरण होते हैं उनको पूरी तरह निष्क्रिय कर देती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडी रातें होंगी तो उसको तो सन की ज़रूरत होती है, गर्माहट की ज़रूरत होती है, तो फिर वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे, जिससे निपटने के लिए उन्नत तापीय प्रणालियों की आवश्यकता होती है। इन्हीं से निपटने के लिए उन्नत तापीय प्रणालियों की आवश्यकता होती है ताकि जो सोलर से चलने वाले उपकरण है वो काम करें। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 15 जून 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO जो है ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल को सफल उड़ान परीक्षण किया है। कहाँ से, किसने किया है? पहले तो DRDO ने किया है, और कहाँ से किया है? उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है इस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। इस मिसाइल LRLACM, इस मिसाइल का नाम क्या है? LRLACM। तो पूछा है कि जाए कि इसका परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ है इसका परीक्षण। तो इस मिसाइल को पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया, पूरी तरह से भारत में विकसित है, जो देश की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन नीति को बहुत अधिक बल देती है। तो हमें याद रखना है कि पूरी तरीके से भारत में है, इसका बाहर से कोई रोल नहीं है। यह उन्नत मिसाइल लंबी दूरी तक भूमि आधारित लक्ष्यों को सटीक रूप से भेदने में सक्षम है। जो भी भूमि आधारित लक्ष्य होते हैं उनको सटीक रूप से भेदने में सक्षम होती है ये, और सशस्त्र बलों की सामरिक मारक क्षमता को बढ़ाएगी। बस आप क्रूज मिसाइल ये दोनों पढ़ना है और एक क्रूज मिसाइल के बारे में। यह एक निर्देशित मिसाइल है, ठीक है, टास्क बेस्ड होती है, मतलब टारगेट बेस्ड होती है, जो वायुमंडल के भीतर जेट इंजन के सहारे उड़ती है। किसके सहारे उड़ती है? ये जेट इंजन के सहारे उड़ती है। यह पृथ्वी की सतह के बहुत करीब उड़ान भरती है, मतलब ये पृथ्वी से, जमीन से मतलब थोड़ी ही ऊंचाई से उड़ती है, जिससे इसे दुश्मन के रडार द्वारा पकड़ जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो एकदम जमीन से के पास ही उड़ती है तो रडार में आ नहीं पाती है, ये ज्यादा ऊंचे आसमान में नहीं उड़ती। सर्वाइकल कैंसर की जांच हेतु स्वदेशी HPV टेस्ट को मान्यता। 11 जून 2026 को भारत ने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए गोवा की कौन सी डायग्नोस्टिक है? मोल बायो डायग्नोस्टिक, इसका नाम याद रखना है, द्वारा विकसित पहले पूर्ण स्वदेशी HPV टेस्ट टूनेट HR HPV+ के सफल सत्यापन की घोषणा की। तो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए किसने विकसित किया है ये याद रखना है, कहाँ का है ये याद रखना है, गोवा की माल बायो डायग्नोस्टिक द्वारा इसने विकसित किया है। और ये टेस्ट का नाम क्या है? टूनेट HR HPV+। उस टेस्ट का नाम होगा टूनेट HR HPV+। और इसमें इसकी क्षमता याद रखनी है। अच्छा, इसमें कौन कौन है, किस किस की, मतलब इसमें किस किन ने हेल्प करी है? तो एम्स नई दिल्ली ने हेल्प करी है, ICMR और WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के शोधकर्ता शामिल थे, ठीक है। ICMR और WHO की जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो कि फ्रांस की है, के शोधकर्ता शामिल थे, ठीक है। परीक्षण की क्षमता,
यह परीक्षण उन 8 उच्च जोखिम वाले HPV प्रकारों का पता लगाता है जो लगभग 95% सर्वाइकल कैंसर के मामलों के लिए जिम्मेदार है। मतलब सर्वाइकल कैंसर जिन भी उनसे होता है 8 उच्च जोखिम, मतलब जो जिन भी HPV से सर्वाइकल कैंसर होता है 95% मतलब ये पता लगा सकते हैं उन HPVs का, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस तो 95% पता लगा सकते हैं, तो काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। अब ये HPV क्या होते हैं, बस ये याद रखना है कि HPV वायरस का एक समूह है जिसकी दीर्घकालिक संक्रमण महिलाओं के गर्भाशय के निचले हिस्से सर्विक्स में कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, ये ही है HPV वायरस ही है जो सर्विक्स में कैंसर का कारण बनता है। भारत में प्रतिवर्ष सर्वाइकल कैंसर के लगभग 1,27,000 नए मामले सामने आते हैं और 80,000 मौतें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है HPV। तो HPV क्या है, यही वायरस का एक समूह है जिसका दीर्घकालिक संक्रमण महिलाओं के गर्भाशय के निचले हिस्से सर्विक्स में कैंसर का कारण बनता है। तो HPV ही सर्वाइकल कैंसर का मेन कारण बनता है। तो इन्होंने 8 ऐसे HPVs का पता लगा लिया है, मतलब पता लगा लिया जाएगा इस टेस्ट में। 8 ऐसे मतलब डेंजरस HPVs है जिनका इस टेस्ट में पता लगाया जा सकता है, जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है। अब ये UGMRT जो है, इसने क्या करा है, प्राचीन तारा समूह में 5 नए पल्सर की खोज की है। ठीक है, अभी पल्सर होते क्या हैं पहले ये देख लो। मिलीसेकेंड पल्सर्स, ये अत्यधिक तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनका पूर्ण काल कुछ मिलीसेकेंड्स का होता है। पूर्ण काल यानी कि ये कुछ मिलीसेकेंड्स में कंप्लीट कर लेते हैं अपना वो। ये आमतौर पर बाइनरी द्विआधारी प्रणालियों में बनते हैं जहां साथी तारे का द्रव्यमान न्यूट्रॉन तारे पर स्थानांतरित होकर उसकी घूर्ण गति का अत्यधिक बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब ये बहुत तेज घूमने वाले तारे होते हैं। एक इसको याद रखना है कि न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ठीक है, अब इनका पता लगाया तो 10 जून 2026 को पुणे स्थित, ये याद रखना है कि पुणे में स्थित है, ये क्या है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने भारत के अपग्रेडेड जॉइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप UGMRT का उपयोग करके 5 नए मिलीसेकेंड पल्सर की खोज की है। ठीक है, ये पल्सर आकाशगंगा के सबसे पुराने और घने गोलाकार तारा समूह ग्लोबुलर क्लस्टर्स मेसियस 69 और मेसियस 70 में खोज गए हैं। मतलब ये जो 5 मिले हैं ना, ये कहाँ पे मिले हैं, मिल्की वे के सबसे मतलब पुराने जो तारा समूह है ग्लोबुलर क्लस्टर्स, उसके मेसियस 69 और 70 में मिली है। मेसियस 69 में 2 मिले और मेसियस 70 में 3 मिले हैं। इनमें से जो M69A नामक पल्सर एक बाइनरी सिस्टम में है जो हर कुछ दिनों में अपने साथी तारे की परिक्रमा पूरी करता है। जो M69A में जो M69A नामक पल्सर जो है वो एक बाइनरी सिस्टम में है जो हर कुछ दिनों में अपनी साथी तारे वाइट ड्वार्फ की परिक्रमा पूरी करता है। मतलब इसको आप रीड कर सकते हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। इनस्पेस द्वारा भारी रॉकेट, ये नाम गलत है यहाँ पे, इनस्पेस द्वारा भारी रॉकेट के निजीकरण की शुरुआत। तो 10 जून 2026 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस ने इसरो के सबसे भारी ऑपरेशनल रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 की तकनीक को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की। ये है नाम इसका, ये नाम याद रखना है, वहां पे गलत नाम दे रखा है इन्होंने। ठीक है, किसने की है, इनस्पेस ने की है, सबसे भारी ऑपरेशनल रॉकेट LVM-3। ठीक है, कार्य शर्तें नहीं याद रखनी, बस LVM-3 के बारे में याद रखना है। इसे भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता चलेगा। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे भारी 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसी रॉकेट ने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 2, 3 और OneWeb के 72 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसी से ही ये सब लॉन्च हुए हैं, चंद्रयान 2, 3, OneWeb के 72 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च इसी ने किया है, LVM-3 ने। ठीक है, खोए हुए ग्रहों के सुराग के लिए यूरेनस का अध्ययन, इसको रीड कर लेना, बस यूरेनस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि यूरेनस क्या होता है।
यूरेनस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरुण ग्रह, ये सूर्य से 7वां ग्रह है, ठीक है, और हमारे सौर मंडल के 4 विशाल ग्रहों में से एक है, ठीक है। इसे और नेपच्यून को क्या कहा जाता है, आइस जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इसकी घूर्णी अक्ष लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, जो अत्यधिक मौसमी भिन्नता का कारण बनता है, ठीक है। जो उसका घूर्णी अक्ष है वो कितना झुका हुआ है, 90 डिग्री झुका हुआ है, जो अत्यधिक मौसमी भिन्नता का कारण बनता है। जो उसके यहाँ वेदर चेंज होता रहता है बहुत फास्ट, वो इसी की वजह से होता है यूरेनस में। दक्षिण कोरिया के के स्टार कृत्रिम सूर्य ने 102 सेकंड तक प्लाज्मा स्टेट हासिल किया। ये अब इसी में याद रख लो कि ये के स्टार किसकी है, कृत्रिम सूर्य किसकी है, ये दक्षिण कोरिया की है। इसने 102 सेकंड तक प्लाज्मा स्टेट हासिल किया। तो 3 जून 2026 को जारी डेटा के अनुसार दक्षिण कोरिया के कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ये जो टोकामक याद रखना है, एडवांस रिसर्च, इसका पूरा नाम है ये, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च ने क्या करा है, दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच उच्च परिरोध मोड में 102 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का रिकॉर्ड बनाया है। जो इसमें न्यूज़ में बस हमें याद रखना है कि के स्टार किसकी है, दक्षिण कोरिया की है। बाकी इसमें ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार टोकामक को देख लेंगे। टोकामक क्या है, यह एक डोनट के आकार का उपकरण है जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य तारों के अंदर होने वाले जो परमाणु न्यूक्लियर फ्यूजन होता है प्रक्रिया को पृथ्वी पर दोहराकर स्वच्छ और असीमित ऊर्जा का उत्पादन करना है, ठीक है। टोकामक का ये काम होता है। तो के स्टार किसकी है, दक्षिण कोरिया की, इतना याद रखना है इसमें। नासा ने इंटरस्टेलर धूमकेतु पर मीथेन का पता लगाया है। 3 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST का उपयोग करके, किसने, नासा ने, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने JWST का प्रयोग करके, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I एटलस पर मीथेन की खोज की घोषणा की है। तो मीथेन की खोज की घोषणा किसने की है, कहाँ पे की है, तो ये इंटरस्टेलर धूमकेतु है 3I एटलस पर, मतलब यहाँ पर हुई है मीथेन की खोज। किसने की है, नासा ने और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किस टेलीस्कोप का यूज करके, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके। कहाँ पे, 3I एटलस में किस चीज की, मीथेन की खोज की है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि यह किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में मीथेन की पहली प्रत्यक्ष खोज है और मिड इंफ्रारेड रासायनिक फिंगरप्रिंट है। यह खोज 8 अप्रैल 2025 को, ये पहली खोज हुई है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। अब ये धूमकेतु क्या होता है, इसे 1 जुलाई 2025 को चिली में एटलस सर्वेक्षण टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था। कब, 1 जुलाई 2025 को, कहाँ पे, चिली में। किसमें, एटलस सर्वेक्षण टेलीस्कोप। ये जो एटलस सर्वेक्षण टेलीस्कोप था, इसके द्वारा इसको धूमकेतु को क्या किया गया था, खोजा गया था। यह A1I, ये जिसका क्या नाम है, ओमुआमुआ और 2I बोरिसोव के बाद सौर मंडल से गुजरने वाला तीसरा पुष्प इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की खोज हो चुकी है। पहले का नाम तो ये है ओमुआमुआ, दूसरा है बोरिसोव और तीसरा है एटलस। तो जो तीसरा एटलस है, इसमें मीथेन की खोज हुई है, ठीक है। अभी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह एक प्राकृतिक खगोलीय पिंड, धूमकेतु या शुद्ध ग्रह होता है जो हमारे सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होता है, ठीक है, और एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी पर हमारे सौर मंडल से होकर गुजरता है। अब ये जो हमने टेलीस्कोप पढ़ा था ऊपर, JWST के जो MIRI होता है, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर इन ठंडे और गौसीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके इनका अध्ययन किया जाता है कि इनका ये जो पहले तो कहाँ पे प्रकाशित हुआ है, सेल जर्नल में प्रकाशित हो, एक जो अध्ययन है वो कहाँ पे प्रकाशित किया गया है, सेल जर्नल में। अब ये किसने किया है, एक तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है और दूसरा जेजियांग यूनिवर्सिटी है चाइना की। इन्होंने किस चीज़ का यूज़ करके, तो पौधों से प्राप्त क्लोरोप्लास्ट संरचना और एक सिंथेटिक नैनो प्रणाली का उपयोग करके स्तनपायी कोशिकाएं यानी कि चूहे की जो आंखें हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण का सफल प्रदर्शन किया है। अब ये सिंथेटिक प्रणाली क्या है, इसका नाम है लीफ। तो शोधकर्ताओं ने लीफ मतलब
लाइट ड्रिवन इंजीनियर्ड आर्टिफिशियल थैलेकॉइड फैक्ट्री नामक एक पौधा व्युत्पन्न नैनो सिस्टम का उपयोग किया। ठीक है, एक पौधा व्युत्पन्न नैनो सिस्टम का उपयोग किया जिसका क्या नाम है, लीफ। यह पालक स्पिनच ये जो स्पिनच होती है, स्पिनच डिराइव्ड है, पालक व्युत्पन्न घटकों का उपयोग करके स्तनधारी कोशिकाओं के अंदर एक अस्थायी नियो ऑर्गेनेल के रूप में कार्य करता है। तो एक तो ये जो इन्होंने सिंथेटिक प्रणाली का यूज किया उसका क्या नाम है, लीफ है। और दूसरा ये पालक से जो व्युत्पन्न घटक होते हैं उनका उपयोग करा है इन्होंने, उससे क्या एक अस्थायी नियो ऑर्गेनेल चूहे की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की सफलता। हाल ही में सेल जर्नल में प्रकाशित हुआ है एक अध्ययन जिसके अनुसार जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है और जेजियांग यूनिवर्सिटी है चाइना की, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इनके जो शोधकर्ता हैं उन्होंने पौधों से प्राप्त क्लोरोप्लास्ट संरचनाएं और एक सिंथेटिक नैनो प्रणाली का उपयोग करके स्तनपायी कोशिकाएं यानी कि चूहे की आंखों में प्रकाश संश्लेषण का सफल प्रदर्शन किया है। अब ये सिंथेटिक प्रणाली क्या है, इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है लीफ। तो शोधकर्ताओं ने लीफ की फुल फॉर्म क्या है, लाइट ड्रिवन इंजीनियर्ड आर्टिफिशियल थैलेकॉइड फैक्ट्री, लीफ नामक एक पौधा व्युत्पन्न नैनो सिस्टम का उपयोग किया है। ठीक है, इन्होंने किसका उपयोग किया है, लीफ नामक एक पौधा व्युत्पन्न नैनो सिस्टम है उसका उपयोग किया है इन्होंने। इसमें क्या होता है, यह पालक व्युत्पन्न घटकों का उपयोग करके जो सिस्टम है क्या करता है, ये पालक व्युत्पन्न स्पिनच डिराइव्ड घटकों का उपयोग करके स्तनधारी कोशिकाओं के अंदर एक अस्थायी नियो ऑर्गेनेल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब कैसे काम करता है, जब इन कोशिकाओं का प्रकाश एम्बिएंट लाइट के संपर्क में लाया गया तो क्लोरोप्लास्ट व्युत्पन्न संरचनाओं ने एटीपी और NADPH जैसे जैविक रूप से उपयोगी ऊर्जा अणुओं का उत्पादन किया। ये सब रीड करना है, ये वन लाइनर्स वाले प्री में तो नहीं आएगा, ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। अब चिकित्सक अनुप्रयोग, ड्राई आई रोग वाले चूहे, जिन चूहों को ड्राई आई रोग था ना, तो ड्राई आई रोग वाले चूहों पर किए गए परीक्षणों में लीफ थेरेपी ने प्रकाश के संपर्क में आने पर कार्नियल क्षति को ठीक कर दिया। यानी कि ये जो ड्राई आई वाले चूहे थे ना, इनमें जो रोग था इनको दिख नहीं रहा था, तो इन पे जब इस लीफ थेरेपी का यूज हुआ तो उससे उनकी जो कार्नियल क्षति थी, जो उनकी कॉर्निया में जो क्षति थी वो ठीक हो गई। क्लोरोप्लास्ट और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में मौजूद क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में मौजूद वह ऑर्गेनेल है जहां यह प्रक्रिया घटित होती है। क्लोरोप्लास्ट मतलब वो जगह है जहां पर ये जो प्रक्रिया है वो घटित होती है। यह स्तनधारी ऊतकों में पौधों की प्रकाश संश्लेषण मशीनरी के प्रत्यारोपण का पहला सफल मामला है, तो इसलिए इसको याद रखना है पूरे को। अभी जो नेक्स्ट न्यूज है ये भी बहुत छोटी सी है, बस इसमें इतना ही याद रखना है। फ्लोरिडा द्वारा ओपन एआई पर सुरक्षा चिंताओं के लिए मुकदमा। 1 जून 2026 को फ्लोरिडा ओपन एआई और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सैम ऑल्टमैन के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाला पहला अमेरिका राज्य बन गया। ठीक है, तो फ्लोरिडा पहला ऐसा अमेरिका राज्य बन गया जिसने अपने CEO के अगेंस्ट ओपन एआई और उसके मुख्य कार्याधिकारी CEO सैम ऑल्टन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ये पहला अमेरिका राज्य बन गया है। तो बस इतना याद रखना है कि पहला अमेरिका राज्य कौन सा बन गया जिसने अपने CEO के अगेंस्ट ओपन एआई पर मुकदमा दर्ज किया है, तो वो बन गया फ्लोरिडा। बस इतना याद रखना है। अब क्या है, शेनज़ोउ 21 मिशन के चीन अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी। तो शेनज़ोउ 21 के बारे में पता होना चाहिए। तो शेनज़ोउ 21 मिशन जो था उसके 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष कक्षा में 210 दिन बिताने के बाद 29 मई 2026 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। ठीक है, मिशन और चालक कौन कौन थे, तो ये जो शेनज़ोउ मिशन था 21, ये 31 अक्टूबर 2025 को चीन के कौन से स्टेशन से, तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया था, तो 31 अक्टूबर 2025 को चीन के तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, तियोगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था, जिसके चालक कौन कौन थे,
एक तो झैंगलू था, वूफी था और झैंग होनजोंग था। ये तीनों ही झैंग के नेम से याद रख लेना। कहाँ लैंड हुआ ये? तो ये अंतरिक्ष यात्रियों की सफल लैंडिंग उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र, इनर मंगोलिया ऑटोनॉमस रीजन के डोकफेंग लैंडिंग साइट पर हुई है। अब ये इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया। कैसे? 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के कारण ये चीनी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सबसे लंबे समय तक ऑर्बिट में रहने का एक नया रिकॉर्ड है। झांगलू 7 स्पेस वॉक के साथ सर्वाधिक स्पेस वॉक करने वाली चीनी अंतरिक्ष यात्री भी बन गए ये झांगलू। इनमें से एक झांगलू था ना, तो ये झांगलू जी क्या हो गए हैं? 7 स्पेस वॉक जो है के साथ सर्वाधिक स्पेस वॉक्स करने वाले चीनी अंतरिक्ष यात्री भी बन गए हैं। बहुत बार जा चुके होंगे ना स्पेस वॉक के साथ। अभी जो शेनज़ोउ कार्यक्रम है और ये तियोगोंग स्पेस स्टेशन है, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये शेनज़ोउ मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए चीन का एक प्रमुख अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। और तियोगोंग जो है चीन का राष्ट्रीय मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, जिसे लंबी अवधि के मानव मिशनों, माइक्रोग्रेविटी भौतिकी, अंतरिक्ष जीवन विज्ञान प्रयोगों और अंतरिक्ष यान के बाहर की गतिविधियों का समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। चंद्रमा की सतह के नीचे बर्फ होने के संकेत हैं। तो ये किसने बताया है? बस ये याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास, कहाँ पे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित ठंडे क्रेटरों में सतह के नीचे सब सरफेस बर्फ होने के मजबूत साक्ष्य मिलने की घोषणा की है। तो ये पूरा रीड कर लेना है। ये पता कैसे चला? तो यह खोज चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त डेटा और अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों के विश्लेषण पर आधारित है। यानी कि एक तो चंद्रयान 2 से जो उन्हें डेटा मिला और इन्होंने जो विश्लेषण किया है, जो अहमदाबाद स्थित PRL है उन्होंने विश्लेषण किया, तब पता चला। सटीक स्थान क्या है? तो सतह के नीचे बर्फ का सबसे मजबूत संकेत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास, कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित बड़े फॉस्टिनी क्रेटर के भीतर 1.1 किलोमीटर चौड़े छोटे क्रेटर से मिले। ठीक है, बस एक बार PSR के बारे में रीड कर लेंगे। क्या होता है चलो मैं बता देती हूँ। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे गहरे क्रेटर जिनमें भौगोलिक स्थिति के कारण कभी भी सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ठीक है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे क्रेटर होते हैं जहाँ पे कभी भी सनलाइट नहीं पहुंचती है। उन्हें परमानेंटली शेडेड रीजन्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सनलाइट तो पहुंचती नहीं है। इन क्षेत्रों का तापमान लगभग कितना होता है? 25 केल्विन यानी कि -248 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है, जो अरब वर्षों तक पानी की बर्फ को सुरक्षित रखने के अनुकूलन तापीय स्थिति प्रदान करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो यहाँ तो बर्फ ही जमी रहती होगी। अभ्यास प्रश्न क्या? प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका इकारस, तो इकारस जो है ये क्या है? वैज्ञानिक पत्रिका है, में प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार प्रारंभिक सौर मंडल के रहस्यों को समझने के लिए किस सुदूर ग्रह के चंद्रमा और वलयों रिंग्स की गतिकी का गहन अनुकरण अध्ययन किया गया है। तो ये है अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस। अभी पढ़ा था हमने पीछे यूरेनस। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र गुंटूर द्वारा जन 2026 में जारी की गई LCA 625 और LCA 643 निम्नलिखित में से किस फसल की नई रोग प्रतिनिधि और उच्च उपज देने वाली किस्म है? मिर्च। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की सस्ती और शुरुआत पहचान को बढ़ावा देने के लिए भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किस टेस्ट को हाल ही में क्लिनिकली मान्य ठहराया गया है? ये टूनेट HR HPV+। किसने बनाया था? गोवा के डायग्नोस्टिक सेंटर ने विकसित किया है इसको। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए देश के कौन से नंबर के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC का उद्घाटन जम्मू में किया गया है? तो ये RMC का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? जम्मू में हुआ है, ये याद रखना है। कौन से नंबर का है? ये है 7वें नंबर का। हाल ही में परीक्षण किए गए सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली की मानक दूरी कितनी है? यह है 300 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में। प्लैनेटरी क्लाइमेट वाइटल साइंस रिपोर्ट 2026। तो 21 जून 2026 को बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
जो कि SB64 के दौरान जारी प्लेनेटरी क्लाइमेट वॉयलेंट साइंस रिपोर्ट 2026 में चेतावनी दी गई है कि IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट के बाद भी सभी 11 प्रमुख जलवायु संकेतक और अधिक खराब हो गए हैं। तो एक तो रिपोर्ट का नाम रखना है, क्या नाम है, प्लेनेटरी क्लाइमेट वॉयलेंट साइंस रिपोर्ट 2026। किसने कब जारी हुई है ये, तो जब ये बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था तब जारी हुई है ये रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या, बस ये वाला फैक्ट याद रखना है, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, कहाँ पे प्रकाशित हुई है ये, अर्थ सिस्टम साइंस में डेटा में प्रकाशित ये रिपोर्ट के अनुसार समुद्री हीट वेव में 1% की सबसे तीव्र गिरावट देखी गई है, जबकि पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस 8% बढ़ गया है। ये याद रखना है। और बस ये पढ़ लो कि बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत आयोजित एक महत्वपूर्ण तकनीकी और कूटनीतिक बैठक है, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। 17 देशों के लगभग 70 वैज्ञानिक द्वारा तैयार यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि बढ़ता तापमान, चरम मौसम, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान और खाद्य व जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। भारत में AI डेटा सेंटरों की अत्यधिक गर्मी की चुनौती, ये भी रीड करने वाली चीज है, इसमें से कुछ न्यू चीज नहीं बताई गई है। बस ये देख लेना बॉक्स। लद्दाख में हिम तेंदुओं के संरक्षणों के लिए शैन सोसाइटी को मंजूरी, ये इंपॉर्टेंट है। 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल ने स्नो लेपर्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड नेचर शैन, इसके फुल फॉर्म क्या होगी, स्नो लेपर्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड स्नो लेपर्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड नेचर संरक्षण सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी। अब ये गठन मतलब ये सोसाइटी जो है ये गठित होगी, क्या नाम होगा इसका, शैन। ठीक है, इस सोसाइटी की संरचना कैसे होगी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो यह लद्दाख के पर्वतीय और ठंडे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वन जीव को संरक्षण करना, जैव विविधता के वैज्ञानिक प्रबंधन और समुदाय नेतृत्व वाले पर्यावरण प्रयासों के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र है। समर्पित सोसाइटी का संरचना, तो जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी वही होंगे। इसके पदेन सदस्यों में मुख्य सचिव, लद्दाख के सांसद और लेह तथा कारगिल के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के मुख्य कार्यकारी पार्षद शामिल है। मतलब ये सब रीड करने के लिए है कि इसमें कौन कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और अशासकीय सदस्य यानी कि जो शासक नहीं होंगे, अशासकीय सदस्य कौन होंगे, तो गैर आधिकारिक, जिन पे मतलब उनको इतना अधिकार नहीं होगा। गैर आधिकारिक सदस्य कौन होंगे, तो पलगा रिनपोचे हैं और WWF इंडिया के सेजन वारो और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के संदेश कादुर शामिल है। तो ये पूरे में बस इतना ये याद रखना है कि शैन सोसाइटी जो है कहाँ पे शुरू हुई है, तो किसने शुरू करी है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल ने इसको मतलब गठन की मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है, लद्दाख के उपराज्यपाल ने दी है। और ये मेन तो किसके लिए, हिम तेंदुआ के लिए है। यह हिमाचल और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के उच्च ऊंचाई वाले आवासों में रहने वाली एक बिल्ली प्रजाति है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ क्या है, एक बिल्ली प्रजाति है जिसे IUCN रेड लिस्ट में, कहाँ पे रखा गया है, रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के 2024 के हिम तेंदुआ जनसंख्या मूल्यांकन के अनुसार देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, जिसमें से सर्वाधिक 477 लद्दाख में पाए जाते हैं। क्योंकि टोटल इंडिया में कितने, 718, उसमें से सिर्फ 477 तो सिर्फ लद्दाख में पाए जाते हैं। इसलिए लद्दाख में जो लद्दाख के उपराज्यपाल ने ये शैन की जो चुनौती दी है, वो गठन की वो दिया है, मंजूरी दी है। तो बस याद रखना है कि जो शैन गठन हो रहा है सोसाइटी का, ये कहाँ पे हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है, हिम तेंदुओं के लिए। बस पेरिस समझौते के तहत यूएन कार्बन क्रेडिट की जांच। तो 11 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 तंत्र के तहत जारी किए गए पहले कार्बन क्रेडिट को म्यांमार के सैन्य जुंटा से कथित संबंधों और जलवायु प्रभाव डेटा पर चिंताओं के कारण जांच का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि हमें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, अनुच्छेद 6.4 और ये कार्बन क्रेडिट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इन दोनों के बारे में बस पता रखो। 2015 के पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.4 उत्सर्जन में कमी का व्यापार करने के लिए एक UN पर्यवेक्षित कार्बन बाजार तंत्र बनाता है।
इसके तहत जारी कार्बन क्रेडिट एक हस्तांतरित प्रमाण पत्र है जो उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे देश अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों एनडीसी में उपयोग कर सकता है। हीट रिस्क में बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई शीर्ष 50 में शामिल हैं। तो 11 जून 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, ये वाली न्यूज़ आप रीड कर लेना एक बार, ठीक है। इस वाली न्यूज़ में क्या है, 11 जून 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार 10 जून 2026 को जारी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में, किसका अध्ययन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का अध्ययन है, जिसमें बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई को अत्यधिक हीट रिस्क का सामना करने वाले दुनिया के शीर्ष 50 शहरी केंद्रों में रखा गया है, ठीक है। बस इनकी रैंकिंग याद रखो। वैसे तो इसमें 14 भारतीय शहर शामिल हैं। हैदराबाद टॉप 30 में, मुंबई जो है वो 46 नंबर पे, बेंगलुरु और चेन्नई को शीर्ष 50 में रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो हैदराबाद है वो तो टॉप 30 में है, हैदराबाद तो टॉप 30 में हो गया, और आपका जो मुंबई है वो 46 नंबर पे हो गया, और बेंगलुरु, चेन्नई जो है ये भी टॉप 50 में ही आते हैं, यही मतलब 47, 48 यही आसपास होंगे। अत्यधिक गर्मी, हीट एक्सपोजर, हैदराबाद में 1 अप्रैल से 5 जून के बीच 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 47 दिन दर्ज किया गया, जो एक दशक से सर्वाधिक है। मतलब 47 दिन लगातार 40 डिग्री से ऊपर गया टेम्परेचर, इस वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो ये सब याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि इसमें भी उन्होंने एक्चुअल डाटा तो दिया नहीं है कि कितना है। बस ये याद रखो कि हैदराबाद टॉप 30 में है, और बाकी ये 30 से 50, ये 40 से 50 वाली लाइन में है ना। 46 नंबर पे मुंबई है, इसके बाद बेंगलुरु और फिर चेन्नई। मर्टल रस्ट एक बीमारी है, उसको बढ़ा रही हैं। तो 10 जून 2026 को जारी शोध रिपोर्टों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में एक मधुमक्खी पाई जाती है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। ये क्या कर रही है, मर्टल रस्ट नामक फंगल पौधों के रोगजनक के प्रसार से जोड़ा गया, ठीक है। तो ये एक रोग है, कौन सा रोग है, मर्टल रस्ट रोग जो है, इसके प्रसार से इसका जोड़ा जा रहा है, मतलब कि ये माना जा रहा है कि ये एक तरीके से इसको बढ़ा रही है और ज़्यादा। मर्टल रस्ट क्या है, तो यह एक ऑस्ट्रोपुकीनिया सीडी कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऑस्ट्रोपुकीनिया सीडी होती है, उसके कारण होता है, ये पहली बार 2010 में इसके बारे में पता चला था। अब ये क्या करता है ना, यह कौन से पौधे सबसे ज़्यादा इससे डर है संक्रमित होने का, तो ये मिटेंसी परिवार के पौधों को संक्रमित करता है। प्रसार होता कैसे है इसका, तो मधुमक्खियाँ इसके बीजाणुओं को, जो भी इसके बीज होते हैं रोग के, इसके बीजाणुओं को भोजन के रूप में इकट्ठा करके अपने छत्ते में ले जाती हैं, जहाँ वे कम से कम 9 दिनों तक संक्रमित बने रहते हैं, ठीक है। और ये मधुमक्खियों की वजह से वाणिज्यिक फसलों के परागण के लिए मधुमक्खियों को स्थानांतरित करने से इसके प्रसार का जोखिम बढ़ जाता है। मधुमक्खियों को कहीं ट्रांसफर करेंगे तो और बढ़ जाता है इसका रिस्क, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लगभग 17% स्थानिक वनस्पति खतरे में है। अब पश्चिमी मधुमक्खियों के बारे में थोड़ा देख लो, ये क्या है, तो एपिस मेलिफेरा एक प्रबंधित परागणता प्रजाति है जिसका व्यवसाय कृषि में फसल परागण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसको किस में यूज किया जाता है, कृषि में फसल परागण के लिए, ठीक है। छत्तों की आवाजाही अनजाने में पौधे के रोगजनकों और बीजाणुओं के प्रसार का कारण बनती है, तो जैव सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये फसलों में काम आती हैं, तो जब इन्हें इधर उधर ट्रांसफर किया जाता है तो ये ना उनके बीजों को भी अपने साथ ले जाती हैं, जिन वायरस से जो वो खतरा होता है बीमारी होने का। इसकी वजह से मतलब जैव सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है ये। हरियाणा ने यमुना प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2027 की समय सीमा तय की है। 9 जून 2026 को हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2027 की अंतिम समय सीमा निर्धारित की है। बस इस प्रणाली का देख लो कि प्रणाली क्या है। अच्छा, एक बार ये कार्य योजना भी देख लो कि इस योजना में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र CETP, माइक्रो STP और सीवेज इंटरसेप्शन शामिल हैं। यमुना में गिरने वाले सभी नालों के पानी के वैज्ञानिक उपचार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक तय किया गया है। तो ये प्रणाली याद रखना कि कौन कौन सी इसमें योजनाएं, उपचार संयंत्र कौन कौन से यूज हो रहे हैं। CETP, माइक्रो STP और सीवेज इंटरसेप्शन शामिल है,
ठीक है। यमुना नदी प्रणाली क्या है? यमुना गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यमुना गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, मतलब गंगा की सहायक नदी है प्रमुख, जो कहाँ से? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नदी प्रदूषण नियंत्रण क्षमता को मापने के लिए MLD यानी कि मिलियन लीटर प्रतिदिन इकाई का उपयोग किया जाता है। इसके प्रदूषण नियंत्रण का कार्य एक बहुराज्य कार्य है। अब नेक्स्ट न्यूज है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कूनो नेशनल पार्क में देखा गया दुर्लभ कारकल। 6 जून 2026 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में वन्यजीव सर्वेक्षण के दौरान एक कैमरे में दुर्लभ कारकल को रिकॉर्ड किया गया है, जो कई दशकों के बाद इस क्षेत्र में इसकी पहली साइटिंग है। काफी टाइम बाद दिखाया ये कारकल, दुर्लभ है ये। कैसे दिखता है ये? तो कारकल एक जंगली बिल्ली की प्रजाति है जो अपनी लंबी टांगें, मजबूत हिंद अंगों और कानों पर काले गुच्छे के लिए जानी जाती है। यह हवा में उछलकर पक्षियों को पकड़ने में सक्षम है। पारिस्थितिकी क्या है इसकी? है भारत की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक है जो शुष्क आवासों, झाड़ियों और घास के मैदानों में अनुकूल रहती है। सर्वेक्षण विधि। इस सर्वेक्षण में जानवरों के प्राकृतिक आवास में उनकी उपस्थिति और गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए रिमोट संचालित कैमरा ट्रैप डिवाइस का उपयोग किया गया था। अब इसमें इस न्यूज में जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? एक तो बिल्ली का नाम याद रखना है कि ये कारकल बिल्ली है। कहाँ पे मिली है ये? कूनो नेशनल पार्क में। बस इतना याद रखना है। और फिर कूनो नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। ये तो मैंने बता दिया कि कैसी दिखती है ये, बस याद रखना है कि कारकल नामक बिल्ली है जो जिसको कहाँ पे साइटिंग हुई है उसकी? कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? बस ये याद रखने वाली चीज़ है। यह मध्य प्रदेश में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है जो अपने घास के मैदान और वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। यह पार्क भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनरुत्पादन परियोजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है। – 2027 तक इथेनॉल ईंधन नेटवर्क का विस्तार। 4 जून 2026 को भारत सरकार ने अपने जैव ईंधन ढांचे के तरह पेट्रोल में उच्च इथेनॉल मिश्रण और फ्लेक्स ईंधन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपने इथेनॉल डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की घोषणा की। अब विस्तार योजना क्या है? ये जो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है इथेनॉल, उसकी इन्होंने विस्तार की घोषणा की है। विस्तार योजना क्या है? तो भारत ने 2026 के अंत तक 500 फ्लेक्स ईंधन रिटेल पंप, मतलब इन्होंने 500 फ्लेक्स ईंधन रिटेल पंप और 2027 के अंत तक लगभग 5000 आउटलेट स्थापित करने की योजना बनाई है। इसका पहला चरण दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर में शुरू होगा। मतलब इन्होंने ये चाह रहे हैं कि ये 500 फ्लेक्स ईंधन पंप बन जाए 2026 के अंत तक और 2027 तक कम से कम 5000 आउटलेट बन जाए इसके। जो ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य क्या है इनका? तो भारत ने अपने 20% इथेनॉल मिश्रण जो लक्ष्य है E20 जो है 2030 तक की समय सीमा से काफ़ी पहले 2025 में ही हासिल कर लिया है। मतलब इनका ये था कि हम 2030 तक E20 को पूरी तरीके से वो कर देंगे, पर इन्होंने 2025 में ही इसको हासिल कर लिया है। अब ये इथेनॉल सम्मिश्रण और फ्लेक्स फ्यूल वाहन क्या है? तो इथेनॉल क्या है? प्राकृतिक शर्करा से बना एक जैव ईंधन। एक सेकेंड, प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक इथेनॉल सम्मिश्रण और फ्लेक्स फ्यूल वाहन। तो इथेनॉल क्या है? प्राकृतिक शर्करा से बना एक जैव ईंधन को एक निश्चित अनुपात में पेट्रोल के साथ मिलाना इथेनॉल ब्लेंडिंग कहलाता है। ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण की एक विस्तृत श्रृंखला पर चलने के लिए डिजाइन किए गए। क्योंकि अभी जो व्हीकल है ना हमारे, वो नॉर्मल पेट्रोल में चलने के लिए है, लेकिन ये जो अभी फ्लेक्स फ्यूल वाहन होंगे ना, ये इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे कि ये E20 से लेके E85 तक, यानी कि इन फ्यूचर अगर इथेनॉल 85% भी होगा ना पेट्रोल में, तो भी आराम से चल लेंगे। अभी जो वाहन है वो नॉर्मल वाहन है, इसलिए उन्होंने बोला कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन जो है इनको पारंपरिक जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं की तुलना में पेट्रोल की एक विस्तृत श्रृंखला पर चलने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब विस्तृत यानी कि E20 से लेके E85 तक। ये अगर फ्यूचर में 100% पेट्रोल में 85 इथेनॉल होगा और बाकी 15% ही
पेट्रोल होगा तो भी आराम से चल जाएंगे। अभी तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं, किसी की माइलेज ख़त्म हो रही है, एवरेज ख़त्म हो रहा है, इंजन ख़राब हो जा रहा है, ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी फिर। लक्षद्वीप में खोजी गई विशाल पोटैटो पैच कोरल कॉलोनी। तो 2 जून 2026 को जारी समुद्री जैव विविधता सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप समूह के कदमत द्वीप के पास एक विशाल कोरल कॉलोनी को प्रलेखित किया गया है, जिसे स्थानीय स्तर पर पोटैटो पैच कहा जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही पढ़ लो। इसमें कहाँ पे खोजी गई है बस ये पता होना चाहिए, लक्षद्वीप में खोजी गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यमुना कार्य योजना समिति का गठन। तो यमुना कार्य योजना के लिए समिति का गठन हुआ है। 27 मई 2026 को न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यमुना नदी की सफाई और सतत प्रबंधन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कौन कौन है इसमें? न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन, इन्होंने मिलकर किया है। समिति का नेतृत्व कौन करेगा? इस विशेष समिति का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। इसके सदस्यों में उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव शामिल होंगे जहां से यमुना नदी बहती है। ठीक है। न्यायालय ने समिति का बजट आवंटन और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ 8 सप्ताह के भीतर एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो अभी तो ये मतलब इन प्रोसेस है, तो अभी जब ये पूरी कंप्लीट आ जाएगी तब पढ़ेंगे इसको। यमुना नदी प्रणाली हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्न है। तो वैज्ञानिकों ने किस राज्य के कालीबाग अभयारण्य में माइम्यूसिमिया काली नामक फॉरेस्टर मौत की एक नई प्रजाति की खोज की है? इसका नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका? माइम्यूसिमिया काली। ये क्या है? एक फॉरेस्टर मौत है। इसकी कहाँ पे खोज हुई है? तो इसकी खोज हुई है कर्नाटक में। ठीक है। भारत नागोय प्रोटोकॉल के तहत कौन सा प्रमाण पत्र जारी करने में विश्व स्तर पर अग्रणी देश बन गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र। अरुणाचल प्रदेश में 188 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद खोजी गई दुर्लभ ब्लूबेरी